ठीक है, तो आज हम एक मतलब उसके बाद जो टॉपिक है ऑब्वियसली हम लोग वो चालू कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो टॉपिक है हम वो चालू कर रहे हैं, हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस, मतलब कि हमारी कंट्री में बेसिकली कैसे फेडरलिज्म को है जो है प्रैक्टिस किया जा रहा है, किन किन वेज में जो है पावर शेयर किया जा रहा है, तो हम वो देखेंगे इस टॉपिक में। तो सबसे पहले जो तुम्हारे बुक के हिसाब से चले तो सबसे पहला क्या है, लिंग्विस्टिक स्टेट्स। ठीक है, लिंग्विस्टिक स्टेट्स मतलब कि हमने जो स्टेट्स बनाए इंडिया में, हमने जो स्टेट्स के डिवीजन करे हैं इंडिया में, वो किस बेसिस पे करे हैं, लैंग्वेज के बेसिस पे करें, कि जो एक तरीके से मतलब जो एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, कोशिश ये की गई है कि उनको एक स्टेट में कर दिया जाए और जो दूसरी लैंग्वेज के हैं उनको एक स्टेट में कर दिया जाए। इसलिए क्या बोला गया है यहाँ पे, लिंग्विस्टिक स्टेट्स का कंसेप्ट आया है। मोस्टली, नॉट एवरी स्टेट आई विल से, बट मोस्टली जो स्टेट्स हैं उन्हें वो लिंग्विस्टिक स्टेट्स ही हैं, लैंग्वेज के बेसिस पे ही डिवीजन किया गया है। ठीक है, सो मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री, तो बेसिकली ये जब कॉन्स्टिट्यूशन बना और हम लोगों ने ये डिवीजन किया लैंग्वेज के बेसिस पे, तो ये एक टेस्ट था। बेसिकली हमें पता नहीं था उस टाइम पे, हमें इन द सेंस कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स को नहीं पता था कि ये चीज़ कैसे वर्क करने वाली है, क्योंकि कुछ लीडर्स को जो था ये डर था कि हमने जो ये लोगों को लैंग्वेज के बेसिस पे बांट दिया है अपने देश में, उससे ये हो सकता है कि वो लोग एक दूसरे से लड़ने लग जाएं, और वो लोग बेसिकली ये पूरे देश को एक तरीके से अलग अलग कर दे, खंड खंड कर दे, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को डिवाइड करना, ऐसा उस टाइम पे बहुत सारे लीडर सोच रहे थे। इसलिए ये एक टेस्ट कहा गया है कि ये हमने एक टेस्ट किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कि देखते हैं कैसा वर्क करता है। ठीक है, ये लिंग्विस्टिक स्टेट्स किस तरीके से वर्क करते हैं, तो हमने देखा कि लिंग्विस्टिक स्टेट बहुत अच्छी तरीके से जो वर्क कर रहे हैं, क्यों यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं हो रही है। बेसिकली जो लोगों को डर था कि ये हमें अलग कर देगा, कहीं ना कहीं इसने देश को उल्टा यूनाइट किया है, लिंग्विस्टिक स्टेट ने, लैंग्वेज के बेसिस पे जो हमने डिवीजन किया है उसने। ठीक है, तो इन 1947 बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स चेंज एंड न्यू स्टेट्स वर क्रिएटेड। ठीक है, तो 1947 जब अपन को इंडिपेंडेंस मिली तो क्या हुआ कि उसके बाद कई जो पुराने स्टेट थे, उस टाइम पे तो किंगडम्स थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, नहीं तो ब्रिटिशर्स के रूल में जो स्टेट्स थे वो थे, तो उनकी कहीं बहुत जगहों की जो है बाउंड्रीज़ को चेंज किया गया और नए स्टेट्स बनाए गए लैंग्वेज के बेसिस पे जब अपन को इंडिपेंडेंस मिली। ठीक है, और ये क्यों किया गया, टू इंश्योर पीपल ऑफ सेम लैंग्वेज लिव्ड इन सेम स्टेट, मतलब एक लैंग्वेज के एक स्टेट में रहें, और पीपल ऑफ सेम कल्चर लिव्ड इन सेम स्टेट। ठीक है, कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि जो लैंग्वेज है हर मतलब थोड़े थोड़े किलोमीटर्स पे चेंज हो रही है, तो हम वो थोड़े थोड़े किलोमीटर्स पे हम एक स्टेट नहीं बना सकते। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, अगर बहुत से लोग एक कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, एक तरीके से रहते हैं, एक तरीके रीति रिवाज फॉलो करते हैं, तो वहाँ पे एक स्टेट बना दिया गया। अगर बहुत मल्टीपल लैंग्वेज एक जगह पे बोली जा रही है, वहाँ पे स्टेट्स बनाना पॉसिबल नहीं है इतने छोटे छोटे, तो क्या किया गया, कल्चर के बेसिस पे जो है स्टेट्स को बना दिया गया। ठीक है, और लीडर्स, हाँ तो मैंने ये बता चुका है कि जो लीडर्स थे उनको डर था कि भैया ये हमें अलग कर देगा, लेकिन क्या जब प्रैक्टिस में आई ये चीज़ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाली, जब ऑन ग्राउंड हमने देखा तो क्या हुआ कि ये लोगों को और यूनाइट कर रहा है, इसने देश को एक यूनिफिकेशन दी है, अलग अलग नहीं किया है। ठीक है, तो इतना लिख लो।
ठीक है, तो लिंग्विस्टिक स्टेट अपना पहला पॉइंट था कि हम अपने देश में फेडरेशन कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, अभी अगर अपन दूसरा पॉइंट देखें तो क्या है, लैंग्वेज पॉलिसी। ठीक है, ये दोनों पॉइंट सेम नहीं है, लिंग्विस्टिक स्टेट और लैंग्वेज पॉलिसी। ठीक है, इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन मेड नो लैंग्वेज टू बी द नेशनल लैंग्वेज। ठीक है, ये हमने देखा कि हमने स्टेट्स कैसे फॉर्म करे पिछले वाले पॉइंट में। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारी लैंग्वेज पॉलिसी क्या है, इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी क्या है, हमने कितनी इंपॉर्टेंस दी है लैंग्वेजों को। तो हम बोल रहे हैं कि हमारी नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं है, बस हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, तुम्हारे बुक के हिसाब से नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। और ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। ठीक है, प्रमोट करते हैं, मतलब जितने भी लीडर्स हैं सारे क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं हिंदी को। ठीक है, तो नाउ बोला क्या जा रहा है यहाँ पे कि जैसे अपन ने देखा था पहले कई, जैसे अपन ने हिस्ट्री में फ्रांस के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पे नेशनलिज्म में क्या हो रहा था कि फ्रांस को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा था और जो रीजनल लैंग्वेजेस थे उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता। श्रीलंका में भी यही हुआ था कि एक लैंग्वेज को पकड़ के उन्होंने क्या कर दिया था, नेशनल लैंग्वेज बना दिया था, जो जहाँ पे जिनकी मेजॉरिटी थी वहाँ पे, और जिनकी मिनॉरिटी थी उनकी लैंग्वेज को कोई भाव नहीं मिला था। तो यहाँ पे तो भैया इतने सारे लैंग्वेज हैं, एक हिंदी है और बाकी पता नहीं कितने 21 लैंग्वेजेस हैं। तो इस तरीके से तो हम कर ही नहीं सकते ना, मतलब बहुत बड़ा जो है मेजॉरिटी है वो दूसरे लैंग्वेजेस का है। तो हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी को प्रमोट किया जाता है, लेकिन बाकी जो 21 लैंग्वेज हैं उनको भी बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, उनको भी प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लैंग्वेज, जो इतने सारे अलग अलग लैंग्वेज हमारे देश के, वो हमारा कल्चर है, वो हमारा हेरिटेज है। ठीक है, इट्स अबाउट अ प्राउड मूवमेंट कि भैया हमारे पास इतने सारे लैंग्वेज है, इतने अलग अलग कल्चर्स हैं, तो इसीलिए उन लैंग्वेज को भी प्रोटेक्ट करके रखा गया है। अगर कोई बंदा सिविल सर्विसेज के लिए जा रहा है तो कोई इन 21 लैंग्वेजेस में कोई भी लैंग्वेज को जो है ऑप्ट कर सकता है। ठीक है, इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसको 1965 के बाद बंद करने का था, कि कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला था कि ये बंद हो जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज थी पहले जब इंडिपेंडेंस मिली थी, लेकिन ये इसका इंग्लिश का यूज़ बंद हो जाएगा 1965 के बाद। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हम तो इंडियन है ना, वाई वी आर यूजिंग इंग्लिश। लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे हमारे देश में जिन्हें हिंदी नहीं आती थी। ठीक है, तो उन लोगों ने रिवोल्ट किया, मोस्टली जो साउथ के लोग थे उनको हिंदी नहीं आती थी, तो उन्होंने बोला कि भैया हम हिंदी नहीं बोल सकते, तुम क्या करो, इंग्लिश को रहने दो, इंग्लिश को मत हटाओ। तो उन लोगों के लिए जिनको हिंदी नहीं आती, उनके लिए देश में अभी भी इंग्लिश चलता है, देश में अभी भी बहुत से डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, और सिविल सर्विस का मैंने बता दिया कि बंदे को जिस लैंग्वेज में चाहे वो उस लैंग्वेज में अपना एग्ज़ाम दे सकता है। रही बात हिंदी कितने लोग बोलते हैं, मतलब मदर टंग हिंदी कितने लोगों की है, 40% लोगों की जो है इंडिया में हिंदी मदर टंग है। तो देखा जाए तो मेजॉरिटी भी नहीं है। ठीक है, इट्स अ ग्रेट नंबर बट इट्स नॉट मेजॉरिटी। ठीक है, बाकी सब अलग अलग लैंग्वेजेस के जो है 21 लैंग्वेजेस, तो बहुत सारे लोग वहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। हाँ, और एक और चीज़, क्योंकि MCQs में ही हो रहा है, तो जो 21 अदर लैंग्वेज है उनको शेड्यूल्ड लैंग्वेज बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। कॉन्स्टिट्यूशन ने उन लैंग्वेजेस को क्या बोला है, शेड्यूल्ड लैंग्वेज बोला है, याद रखना ये चीज़। ठीक है, जो हमारा देश है वो सारे ही लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट करता है, किसी को अंडरमाइन नहीं करता, हिंदी को ऊपर नहीं रखता, सबको प्रोटेक्ट करता है, बस प्रमोट करता है कि हिंदी यूज़ करो। ठीक है, इसके बाद ये पॉइंट है कि प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूज टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी बट दिस डजंट मीन इम्पोजिंग फोर्सफुली। मतलब सबका धर्म है कि हिंदी को प्रमोट किया जाए, लेकिन किसी पे फोर्सफुली इम्पोज करना नहीं, इसका मकसद ये नहीं है कि किसी पे फोर्सफुली इम्पोज किया जाए। अगर कोई हिंदी नहीं बोलता तो हम उसे फोर्स नहीं कर सकते कि हिंदी बोलो, बट ये है कि प्रमोट करना चाहिए, हिंदी स्पीकिंग को प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, तो ये लिख लो लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में।
एक पॉइंट नहीं पता है, वो क्या कि देयर आर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स टू, मतलब कोई भी स्टेट अपना ऑफिशियल लैंग्वेज रख सकता है अपने हिसाब से, ठीक है, उसका जो मन करे। ठीक है, ये अपन देख लिया लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक स्टेट्स देख लिया, लैंग्वेज पॉलिसी देख ली। अब अपन थर्ड चीज़ क्या देख रहे हैं, सेंटर स्टेट रिलेशंस, मतलब सेंटर स्टेट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में जो रिलेशन है उसकी बात हो रही है। फेडरेशन मतलब पता है ना, तुमको याद है ना क्या होता है फेडरेशन, पावर शेयरिंग। और पावर अपन ने पिछले उसमें क्या पढ़ा था, पावर कहाँ कहाँ भी शेयर हो रही है, वर्टिकल शेयरिंग भी हो रही है, मतलब कि सेंट्रल और स्टेट में इस तरीके के डिल्यूजन हो रहा है पावर का। तो अगर ऐसा हो रहा है, मतलब पावर शेयर हो रही है, लेकिन उन दोनों के बीच में जो रिश्ते हैं वो अच्छे नहीं हैं, ठीक है, सेंटर स्टेट से नफरत करता है या स्टेट को सेंटर नहीं पसंद, जो भी है, अगर इस तरीके की चीज़ें होगी तो कोई भी एक दूसरे को अंडरमाइन कर सकता है, खासकर सेंटर स्टेट को, क्योंकि सेंटर के पास ज़्यादा पावर होती है। तो अगर मान लो कि उसको स्टेट गवर्नमेंट नहीं पसंद या कोई दूसरी पार्टी है, तो उसको बहुत आसानी से अंडरमाइन कर सकता है, उनकी मांगे नहीं सुन सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फिर पावर शेयरिंग कहाँ रह गई, है ना। तो यही अपन देखेंगे इसमें कि सेंटर स्टेट के क्या रिलेशंस हैं, कितने इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन अरेंजमेंट फॉर पावर शेयरिंग डिपेंड्स ऑन द बिहेवियर ऑफ लीडर्स इन डिफरेंट पार्टीज। डिपेंड करता है कि रिलेशंस कैसे हैं अलग अलग पार्टीज़ के बीच में, सेंटर स्टेट के पार्टीज़ के बीच में क्या रिलेशन है, डिपेंड करता है कि पावर शेयरिंग कैसी हो रही है किसी देश में, ठीक है। नाउ फॉर लॉन्ग टाइम सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट सेंटर एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट। तो हम पहले की बातें कर रहे हैं कि बहुत समय से क्या होता था कि जब इंडिपेंडेंस की बात की, कि बहुत समय से होता था कि सेंटर और स्टेट में सेम पार्टी रूल करती थी। सेंटर इन द सेंस मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, और सेंटर में सेम पार्टी रूल करती है। जैसे अभी बीजेपी का हो रहा है, जैसे बहुत से स्टेट्स में भी बीजेपी है और सेंटर में भी रूल कर रही है बीजेपी। तो अगर ऐसा है तो क्या होगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको फुल ऑटोनॉमी नहीं मिलेगी। क्यों फुल ऑटोनॉमी क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि उसको रूलिंग पार्टी के हिसाब से चलना पड़ रहा है, ठीक है। उनका जो कंसेप्ट है वो उसके हिसाब से चल रही है, अपना कुछ नए आइडिया से नए प्लान से नहीं निकाल पा रही, उसको कैसे चलना है जो आइडियोलॉजी रूलिंग पार्टी की है। तो कहीं ना कहीं ऑटोनॉमी उनकी डिफर कर रही है। दूसरी चीज़ कि अगर पार्टी डिफरेंट है, सेंट्रल में पार्टी डिफरेंट है और सेंट्रल में पार्टी डिफरेंट है और स्टेट में पार्टी डिफरेंट है, तो क्या हो रहा है कि जो सेंट्रल है उसको स्टेट नहीं पसंद, पार्टीज़ के बीच में कंपटीशन चलता है ना भाई, तो उनको नहीं पसंद स्टेट गवर्नमेंट, तो क्या कर सकता है, बहुत ही आसानी से उनको अंडरमाइन कर सकता है, उनकी बातें नहीं सुन सकता है, उनको पावर नहीं दे सकता है। साथ में पहले ऐसा होता था कि कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज़ करके सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वो स्टेट को हटा भी देती थी। मतलब क्या बोल रही हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वो स्टेट गवर्नमेंट को हटा भी देती थी, ठीक है। मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट से नहीं बन रही तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई लॉ वो निकालो, कोई प्रोविजन निकालो और हटा दो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट फ्री नहीं रह पाता था इस वजह से, पार्टीज़ के बीच में रिलेशन नहीं है। तो ये हमने पहले की बात करी, तो ये चीज़ें बदली, ठीक है, 1990 से बदली। अभी यहाँ पे तुम्हारे बुक ने बोला है एरा ऑफ कोलिएशन गवर्नमेंट, ठीक है। कोलिएशन गवर्नमेंट की डेफिनेशन दी है तुम्हारे बुक में। क्या है तो होता है कोलिएशन गवर्नमेंट, जब बहुत सारी पार्टीज़ जो हैं, छोटी छोटी पार्टीज़ मिलकर एक ग्रेटर पावर बनती हैं, एक बड़ी पार्टी बनती है, तो उसे क्या कहते हैं, कोलिएशन गवर्नमेंट बनती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट है, कोई छोटी पार्टी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, रूलिंग पार्टी है, अच्छी पार्टी है, तो इसके पास पावर नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर नहीं है, सेंट्रल के पास ज़्यादा पावर है। बट यहीं पे अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पार्टी है और वो कुछ मिलकर कोलिएशन गवर्नमेंट बनाती हैं, तो अब इनके पास पावर है, ज़्यादा पावर है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी उल्टा सीधा करता है तो अब इनको हटाना ईजी नहीं है, अब इनको छेड़ना ईजी नहीं है, अब इनको इनकी चीज़ों में इंटरफेयर करना ईजी नहीं है। क्यों? क्योंकि अब ये ग्रेटर पावर बन चुका है, ठीक है। अब अब इनको डिसमिस करना इजी नहीं है। तो इससे क्या हुआ, इससे स्टेट के पास ऑटोनॉमी आई। ऑटोनॉमी का मतलब पता है ना तुमको, मतलब अपनी फ्रीडम, ठीक है, अपनी फ्रीडम, अपने हिसाब से सोचना, अपने हिसाब से फैसले लेना, ठीक है। तो उन लोगों के पास ऑटोनॉमी आने लगी, किसके पास, स्टेट गवर्नमेंट वालों के पास। कैसे? कोलिएशन गवर्नमेंट की वजह से, ठीक है। तो ये याद रखना।
और कोलिएशन गवर्नमेंट में भी फेडरेशन होता है, शायद मैंने पिछले वाले लेक्चर में भी ये बताया तुम लोग को। कोलिएशन गवर्नमेंट जो होता है उसमें भी पावर शेयरिंग हो रही है, फेडरेशन उसमें भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि सारी पार्टीज जो भी कोलिएशन में आई हैं सबको पावर चाहिए ही ना। 4 पार्टीज कोलिएशन में आ गई तो चारों को अच्छे से पावर चाहिए ना, तो वो भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट पावर शेयरिंग हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से भी ये फेडरलिज्म का नेक्स्ट पॉइंट बन सकता है, मैंने बताया था पिछले वाले लेक्चर में, ठीक है, कि ये भी एक फेडरेशन का ही पॉइंट है, क्या? कोलिएशन गवर्नमेंट, ठीक है, उसमें डायरेक्ट पावर शेयरिंग होती है, ठीक है। तो जो भी है अपन को क्या याद रखना है इस वाले में, सेंटर स्टेट रिलेशन में, कि पहले इस तरह की चीज़ें होती थी, स्टेट गवर्नमेंट जो इतना फ्री नहीं रह पाता था, ऑटोनोमस नहीं रह पाता था। फिर क्या हुआ? कोलिएशन गवर्नमेंट आया। कब से आया? 1919 से ये कोलिएशन गवर्नमेंट का एरा चालू हुआ। और जब कोलिएशन गवर्नमेंट आया तो क्या होने लगा? स्टेट गवर्नमेंट को पावर मिलने लगी, ठीक है। तो इतना लिख लो।
प्रॉब्लम्स पहले थी, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने मेजर स्टेप्स लिए, इस चीज़ को बदला, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाई, भैया लोकल गवर्नमेंट को और स्ट्रॉन्ग बनाना है और पावर जो है लोकल गवर्नमेंट को देनी है। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स लिए गए। तो ये स्टेप्स अभी अपन पढ़ते हैं। पहले इतना जो मैंने बताया वो लिख लो।
स्टेप्स लिए अभी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अभी अपन को क्या देखना है कि अपने लोकल गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा, लोकल गवर्नमेंट दो प्रकार की है, ये पता है ना अपन को, सिटीज में म्यूनसिपैलिटीज, विलेजेस में पंचायत, ठीक है। तो अपन अब इनके बारे में अलग अलग पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। इन्होंने अब तुम्हारे ग्रुप में जो रूरल गवर्नमेंट है, पंचायती राज, उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा बताया है, तो देख लो जो भी हम बता रहे हो, ठीक है। तो जो अलग अलग छोटे छोटे जो विलेजेस होते हैं, छोटे छोटे विलेज, उसमें क्या होता है, ग्राम पंचायत होता है, ठीक है। उनको उसमें जो ये लोकल गवर्नमेंट, उसमें क्या बोलेंगे हम, ग्राम पंचायत बोलेंगे, ठीक है, याद रखना, ठीक है। इसमें जो है काउंसिल ऑफ वार्ड मेंबर्स, जिन्हें हम पंच कहते हैं, ठीक है, मतलब कुछ मेंबर्स होते हैं जिन्हें हमने क्या कहा, पंच, और इन्हीं पंच में एक बंदा होगा जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा, हेड होगा, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट होता है, उसको क्या कहते हैं, सरपंच, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, सरपंच, ठीक है। ये सारी जो ये ग्राम पंचायत है, इसके अंडर काम करती है ग्राम सभा के। और अब ये ग्राम सभा क्या, सभा से क्या समझा, मीटिंग, ठीक है, सभा मतलब मीटिंग, तो ये मीटिंग होती है। अब ये मीटिंग में जो भी डिस्कस होता है, उसके अकॉर्डिंग अपनी ग्राम पंचायत काम करती है। अच्छा, और इस मीटिंग में कितने लोग आते हैं, गाँव का कोई भी बंदा आ सकता है, पूरी गाँव चाहे तो पूरे गाँव आ सकता है, ठीक है। इस सभा में गाँव का कोई भी बंदा आ सकता है, आके बैठ सकता है, डिसीजन मेकिंग में अपना योगदान दे सकता है। अब यहाँ इस ग्राम सभा में जो भी डिसाइड होगा वो कौन करे, उसी के हिसाब से कौन चलेगा, ग्राम पंचायत चलेगी, ठीक है, ये हो गया। अब ये लोग जो है 2 बार या 3 बार मिलते हैं साल में, मतलब ये ग्राम सभा जो है साल में 2 या 3 बार रखी जाती है, और यही लोग जो है मिलकर बजट देखते हैं कि भैया हर चीज़ को कितना पैसा जाएगा, पैसा आता है ना ऊपर गवर्नमेंट से ग्राम, ये अपने ग्राम पंचायत को कि अपने गाँव में डेवलपमेंट करो करके, तो कितना पैसा किधर किधर जाएगा वो भी इसी सभा में निर्धारित होता है, ठीक है। देन व्हाट, फ्यू ग्राम पंचायत ग्रुप टूगेदर पंचायती समिति, ठीक है, मतलब मैंने बताया छोटे छोटे विलेजेस में ग्राम सभा होती है। अब यही छोटे छोटे विलेजेस के जो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत होती है, तो ये छोटे छोटे विलेजेस की जो ग्राम पंचायत है वो मिलकर क्या बनाती है, पंचायती समिति बनाती है, पंचायत समिति बनाती है, ठीक है। तो ये याद रखना। और ये एक बड़े से डिस्ट्रिक्ट में यही पंचायती समिति अलग अलग मिलकर क्या बनाती है, एक जिला बनाती है, एक डिस्ट्रिक्ट बनाती है, ठीक है। तो ये ऑर्डर याद रख लो, सबसे निचले लेवल पे या सबसे छोटे
ठीक है, इसमें